सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 80 लोकसभा की सीटें यहां पर हैं। इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल यह कह रहा है कि 80 सीटों में से 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिलेगी और इंडिया गठबंधन को यानी कि 2 लड़कों को सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी, ऐसा इंडिया टीवी का दावा है। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए गठबंधन को यानी कि जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी दलों को, और आरजेडी और कांग्रेस और उसके साथ सहयोगी दलों को, वाम दलों को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप 2019 के आधार पर देखें तो। झारखंड की 14 सीटें हैं, 14 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 13 सीटें जीत सकती है, ऐसा इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल का मानना है, और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आ सकती है। अब इसमें से वाकई में चौंकाने वाली बात यह है कि जो लॉस बिहार में हो रहा है उसको या उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल गेन कर रहे हैं। 80 में से 76 सीटें वापस आ गई तो ये तो 2014 से भी अच्छा नतीजा आ जाएगा। तो फिर तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को वाकई में सेलिब्रेट करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। दीदी बिल्कुल सर। और उत्तर प्रदेश तो जिसे आप देखें, जैसे हम राम मंदिर की बात करते हैं, सिर्फ फर्स्ट फेज में कैराना, मुरादाबाद, जो अलग अलग जगह चुनाव है सीटों पर, उनको अगर छोड़ दे तो उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी खुद भी आश्वस्त है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मैसेज है वो आसपास काफ़ी जगह तक फैलता है। उत्तर प्रदेश से वो जो एक्चुअल हिंदुत्व का एजेंडा है और फिर डेवलपमेंट भी हुआ है, तो बहुत बड़ा नैरेटिव यहाँ से जाता है। और अगर 76 सीटें आती हैं 64 से 76 और उसके बाद भी उसमें अपना दल की भी आ रही है जैसा इसमें है, और आपने बहुत अच्छे से कहा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2 लड़कों को जो है इतनी मेहनत ताकत के बाद इंडिया गठबंधन को केवल 4 सीटें मिलती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए जो कई हिंदी पट्टी में, जैसा आपने कहा कि छूट सकती हैं, आपने उत्तराखंड के लिए कहा, राजस्थान का जिक्र किया, उसकी जो नुकसान है वो उत्तर प्रदेश से अगर भरपाई होती है तो फिर वो जो 300 350 का जो आंकड़ा है वो पूरा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि पहले फेज में 8 सीटें हैं, 8 में से 5 सीटें बीजेपी पिछली बार हार चुकी है और इन 5 सीटों पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कड़ा मुकाबला है। ये उनके लिए बहुत ही करो या मरो जैसी स्थिति है, जिसके बारे में कल हमने एनालाइज करके अपने दर्शकों को पूरी डिटेल्स भी दी थी। इसके बावजूद सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूर्वांचल की बात करते हैं, तो वहां पर भी इस बार बीएसपी एक बहुत बड़े स्पॉइलर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आ सकती है। अब ये बात डिकोड करने वाली है कि क्या बीएसपी इस बार बीजेपी की स्पॉइलर बनने जा रही है, और अगर ऐसा होगा तो आखिरकार इतनी अचानक से स्फूर्ति बीएसपी में कहां से आई, इसके बारे में हम सबको विचार करना पड़ेगा। यही है मामला जिसको एनालाइज करना चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। लेकिन इससे बढ़कर अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में अगर 33 सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही हैं और यहां पर 7 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं, तो ये बहुत अच्छे संकेत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी जमीन बहुत अच्छी तैयार हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब बिहार की जनता में एक्सेप्टेबिलिटी बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने आप को सिर्फ बैसाखियों पर रखा था। नीतीश कुमार के सहयोग के बिना भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के विचार अभी कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन बीते 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस जगह लाकर खड़ा किया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो कि 2019 से कमतर होता जाएगा, तो ऐसे में स्थितियां खराब हो सकती हैं अगले साल के चुनाव की, यानी कि 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए ये शुभ संकेत नहीं होंगे। और इससे लेकर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कुछ न कुछ विचार कर रहे होंगे। अदिति, बिहार पर एक छोटी टिप्पणी आपकी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, 5 साल कड़ी मेहनत, और बिहार की बात करें, राजनीतिक खेला जो हुआ और महाराष्ट्र में जो खेला हुआ वो आज ही के दिन के लिए हुआ कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें आ सकें, इसलिए सारी गोटियां जो हैं चेस की इधर बदल दी। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि क्यों आंकड़ों में कमी आ रही है, वजह देखिए, क्या है? बिहार के बारे में तो अभी अगर हम बात करें, बहुत स्पष्टता है कि नीतीश कुमार एक एसेट नहीं, लायबिलिटी के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। नीतीश कुमार की पलटू राम की छवि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की छवि बिहार में आज पहले के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 100% बेटर है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र कभी तरीके से राज्य चलाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों के दिल में ये बात है कि जो महकमे बीजेपी के पास रहते हैं उन महकमों में तरक्की काफी अच्छी होती है, काम अच्छा होता है और चीजें सही होती है। हाँ दीदी प्लीज। छोटा सवाल आपसे ये कि जो अति पिछड़ा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से अलग अलग वो भी किए गए, अनाउंसमेंट भी किए गए, नीतीश कुमार आए, अति पिछड़ा भी क्या सोच रहा है, किस तरफ है अति पिछड़ा? देखिए, बिहार में इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि वहां पर जो मुस्लिम वर्ग है
उसे नीतीश कुमार ने बड़े अच्छे तरीके से साध रखा है। और खास करके उसमें जो अति पिछड़ा, जो पशमंदा मुसलमान की बात कहते हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी भी बीते 8 सालों से लगातार मेहनत करके तोड़कर अपने पास लाने की कोशिश कर रही है। और वो एक ऐसा वर्ग है जिसे तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान है। ये अगर डिकोड हो गया तो शर्तिया तौर पर मानिए कि 2025 में बीजेपी की अपने दम की सरकार आप बिहार में देखेंगे। अश्मित हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। अश्मित, आपको क्या लगता है इस बार 7 सीटें अगर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जैसा कि इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल बता रहा है, तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि पिछले दफे 39 सीटें एनडीए ले गई थी 2019 के चुनाव के समय, और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के उम्मीदवार इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने उतारे हैं, कुशवाहा उम्मीदवारों पे सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है। और कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर फाइट बहुत टफ दिखता है। एक तो पूर्णिया सीट, जहां से पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहां तो आरजेडी से मुकाबला है ही नहीं, वहां मुकाबला पप्पू यादव बनाम एनडीए है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए नवादा, ये भी एक ऐसा हॉट सीट माना जा रहा है जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि राजबल्लभ यादव जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और काफी ज्यादा पकड़ रखते हैं नवादा क्षेत्र में, उनके भाई विनोद यादव वहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कहीं कहीं ऐसा जो सीटें हैं वो ये साफ कर रहा है कि वहां पर मुकाबले जो हैं काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाले हैं। और बहुत ऐसी सीटें हैं, लगभग ये कहा जा रहा है कि 5-6 ऐसी सीटें हैं जो महागठबंधन के खाते में जाता दिख रहा है। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे थे, आज भी उन्होंने गया में संबोधित किया जनता को। वो कहते हैं ना कि फिजाएं बदलती हैं, नरेंद्र मोदी के आने से बिल्कुल बिहार की फिजाएं बदली हैं। और मैं खुद ग्राउंड जीरो पर था और आज गया के लोगों ने साफ कहा, मेरी बात हो रही थी जब प्रधानमंत्री नहीं आए थे, उसके पहले मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत जो आरजेडी से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो यहाँ चुनावी मैदान में है। जीतन राम मांझी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। कुमार सर्वजीत भी जो है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कमजोर दिखते हैं, वहां उनकी भी पकड़ होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जाने के बाद लोगों की जो बातें हैं वो बदल गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहां से जीतन राम मांझी को हम चुनाव जिताकर भेजेंगे और उन्हें सांसद चुनकर भेजेंगे, क्योंकि वो एनडीए के परिवार का हिस्सा है। तो वोट वहीं पड़ेगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। सिर्फ ये गया लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक चेहरा है बल्कि लोगों के दिमाग को अपने तरीके से ट्यून कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो कभी भी किसी को कुछ भी सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और ये वाकई में उनकी बहुत जबरदस्त कला है। बहुत धन्यवाद इस टिप्पणी के लिए।